नमस्कार मित्रों। भाषा विज्ञान जो है उसमें हमने अभी तक संस्कृत वर्णमाला को देखा था, उसका वर्गीकरण देखा। कल हमने चर्चा शुरू की थी या परसों कि भाई ध्वनि परिवर्तन के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आज का विषय रहेगा ध्वनि परिवर्तन, उसकी दिशाएं और कारण। ठीक है ना? तो जैसा कि हम आप सभी जानते हैं कि परिवर्तन ये प्रकृति का शाश्वत नियम है। दुनिया की एक भी चीज ऐसी नहीं है जो परिवर्तनशील ना हो। आप जानते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यर्थे नैवम सोचित मर्हसि। इसका एक सीधा सा अर्थ है कि संसार में जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु होगी उसका जन्म निश्चित है। तो ये अपरिहार्य है, इसलिए इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं होती है। यह सब कुछ परिवर्तनशील है। तो इस परिवर्तनशील प्राकृतिक वातावरण में कुछ तो प्राकृतिक सिद्धांत हैं जो परिवर्तन का कारण बनते हैं, कुछ अन्य कारण भी हैं। महाभाष्यकार पतंजलि कहते हैं एकैकस्य ही शब्दस्य बहवो अपभ्रंशा। एक ही शब्द के बहुत सारे अपभ्रंश हुआ करते हैं। ये अपभ्रंश का अर्थ होता है विकृति। जैसा कि आप जानते हैं कि महाभाष्यकार पतंजलि ये वैयाकरणी हैं। हमने पहले भी चर्चा की थी कि व्याकरण जो है ध्वनि के इन परिवर्तनों को विकार मानता है। वो इस सूत्र से भी सिद्ध होता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि भाषा विज्ञान जो है वो इन परिवर्तनों को विकास मानता है। वो कहता है ये तो एक विकास यात्रा है। भाई वैसे तो हम देखें किसी व्यक्ति में भी जो परिवर्तन आते हैं वो विकार हैं, लेकिन हम उनको उसका विकास मानते हैं कि मां के गर्भ से जो बालक का जन्म हुआ वो जिस स्थिति में था अगर इसी स्थिति में बना रहे तो मृत्यु पर्यंत पहुंचेगी ही नहीं है? तो मृत्यु तक की उसकी यात्रा ही नहीं होगी। हमेशा छोटा बना रहे और सारी समस्याएं भी नहीं है, जो है वो एक ही प्रकार की समस्या रहे। लेकिन बच्चे की वृद्धि और उन सबको तो हम क्या मानते हैं? उसका विकास मानते हैं कि बच्चा अच्छा बढ़ रहा है। और अगर ना बढ़ रहा हो तो कॉम्प्लान पिलाएं हैं या हॉर्लिक्स पिलाएं, बॉर्नविटा पिलाएं, जो भी आपको एडवर्टाइजमेंट वाला कन्विंस करने के लिए सक्षम हो जाए, क्योंकि बिना उसके तो दूध बेकार है। आजकल तो एडवर्टाइजमेंट वाले यही बताते हैं ना। तो मुख्य बात क्या है कि भाषा विज्ञान इन परिवर्तनों को विकास मानता है। हम इस दिशा की तरफ आगे चल रहे हैं। ज्यादा भूमिका नहीं बनाते हुए अगर मैं कहूं तो भाषा के परिवर्तनों की अगर बात करेंगे तो ध्वनि में परिवर्तन आता है, उसके रूप में परिवर्तन आता है, उसके वाक्यों में परिवर्तन आता है, उसके अर्थ में परिवर्तन आता है। तो सभी बातों पे आगे चल के जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे हम चर्चा करते रहेंगे। आज का हमारा विषय है कि ध्वनि परिवर्तन। तो ध्वनि परिवर्तन के कारण क्या हैं? अगर हम इस ओर ध्यान दें तो सबसे पहली बात यह है कि वक्ता जो है वो ध्वनि का उच्चारण करता है, लेकिन वो सीखता कैसे है? तो जैसा कि हमने कहा था कि अनुकरण से सीखता है। सबसे पहली बात तो यही है ना, संकेत ग्रहण, जो हमने काव्य शास्त्रीय परंपरा से एक शब्द लिया था कि वो संकेत ग्रहण से सीखता है। तो जब व्यक्ति अनुकरण करता है ना तो ये एक इफेक्ट करता है उसके ऊपर, ये एक तत्व। तो एक तो ये भी इसका कारण होता है। अनुकरण के अलावा अगर हम बात करें तो जो श्रोता बोलता है, कई बार सुनने वाले को उसमें कुछ परेशानी हो तो उसका उच्चारण भी एक कारण बन सकता है। विस्तार से बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जो अगर मुख्य कारणों की बात करें तो दैशिक, कालिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, सामाजिक, इन सब चीजों को
ध्वनि परिवर्तन के कारण के तौर पे माना जा सकता है। अगर हम मुख्यतः बात करें तो दो प्रकार के कारण हम गिन सकते हैं। कुछ कारण हैं जिनको हम आभ्यंतर कारण मानेंगे और कुछ ध्वनि परिवर्तन के कारण हैं जिनको हम बाह्य कारण मानेंगे। आभ्यंतर कारण कौन कौन से हैं? जो वक्ता और श्रोता से संबंधित हैं। वक्ता और श्रोता से संबंधित हैं, उनको हम आभ्यंतर कारण मानेंगे। इसमें मुख सुख आ सकता है। बोलने वाले को कई बार क्या होता है कि शॉर्ट में बोल लें तो अच्छा है। देखिए आई लव यू का ईलू हो गया है? और ऐसे तो बहुत सारे शब्द हैं, इनकी जरूरत क्या है? अपना नाम ही लोग पूरा नहीं लिखते हैं। जितने RN पांडे हो जाएंगे, SH पांडे हो जाएंगे, ये क्या है? ये हमारा जो है ये मुख सुख ही है। हमें शॉर्ट में बोलने में जरा अच्छा लगता है। अगर विस्तार से पूरा नाम कहें कि हृदय नारायण पांडे, तो उन्हें कहते बड़ा लंबा नाम है, उनका HN पांडे कर दो, कहानी खत्म हो गई। तो ये जो है ना, ये सब आभ्यंतर कारण में आएंगे। इनको आप मुख सुख कह सकते हो, प्रयत्न लाघव कह सकते हो। देखिए ये क्या था? ये प्रयत्न लाघव था। मुख सुख क्या है कि कई बार हम जब बोलते हैं तो जितने हल संधि के नियम हैं वो सब मुख सुख के कारण खड़े हुए हैं। हल संधि के जितने नियम हैं, देखिए अच संधि, हल संधि, ये सब यहाँ पे काम करेंगे। तो हल संधि के जितने नियम हैं या अच संधि के जितने नियम हैं, ये सब मुख सुख हैं। आपको रमा इस बोलना हो तो जरा लंबा है, रमेश बोलेंगे तो सरल हो गया। तो ये अच संधि में ही तो आएगा। गुण संधि है कि रमा इसका आपने रमेश कर दिया। तो ये सभी कारण जो हैं ये हैं आभ्यंतर कारण, जिसमें मुख सुख प्रयत्न लाघव वगैरह आएंगे। हम मास्टर साहब इतना लंबा नहीं बोलते, मास साहब कह देते हैं। मास्टर साहब कहने की क्या जरूरत है? मास साहब बोल दिया। अरे मार डाला, अरे मार डाला, तो राका डा हो जाता है। तो ये इस प्रकार के पंडित जी, उन्होंने कहा पंडित जी है तो ता का जा हो गया, जी के साथ में पंडित जी हो गए, पंडित का ता जी जा हो गया। तो ये सब मुख सुख हैं। आदित्यवाद को हम इकबाद कहते हैं। इस प्रकार के जो प्रयोग हैं आप इस तरीके से मान सकते हैं। इसी में यानी आभ्यंतर कारणों में एक है अनुकरण की अपूर्णता, जो हमने पहले बात की थी कि कई बार व्यक्ति जो है किसी का अनुकरण करता है लेकिन बिल्कुल वैसे नहीं कर पाता है। आप बोलने के मामले में और चलने के मामले में और पहनने के मामले में, ये तीन चीजें ये हैं जो व्यक्ति को बड़ा प्रभावित करती हैं। अगर आप किसी हीरो हीरोइन से प्रभावित हैं तो आप कोशिश करते हैं कि उसके जैसे वस्त्र आप पहने या उसकी जैसी हेयर स्टाइल आप बनाएं। हम आपकी तरह जब पढ़ा करते थे ना, तो वो कान तक अमिताभ बच्चन वाले बाल आया करते थे, यहाँ तक, वो बड़ा मजा आता था। जमाना था भाई उनका। आप मतलब 50% हेयर स्टाइल इसी तरीके के लोगों की हुआ करती थी। अपने भी किसी पिता वगैरह के चित्र आप इस तरीके से देख पाएंगे, कभी उनने कोई फोटो खिंचवाया हो तो, कि कानों के ऊपर बाल हों। राजेश खन्ना के बाद उनका जमाना आया था। फिर एक समय आया संजय दत्त का, तो पीछे से देखने से पता ही नहीं लगता था कि ये लड़का है लड़की है, क्योंकि सबके बाल पीछे तो बड़े बड़े हुआ करते थे। तो वो भी एक जमाना था। तो ये अनुकरण का जो स्वभाव है ये व्यक्ति का हर दिशा में हुआ करता है। भाषा के मामले में भी होता है। आप किसी को जो बोलते सुनते हैं आप उसी तरीके से बोलने की कोशिश करते हैं। और उसमें भी विशेष करके क्या होता है कि कोई हिंदी भाषी किसी अंग्रेज से प्रभावित हो जाए ना, और उसको जिस तरीके से उच्चारण करते सुने ना, फिर वो भी उसी तरीके की इंग्लिश बोलने की कोशिश करता है। लेकिन अगर परफेक्टली उसका अनुकरण नहीं कर पाता है तो उसमें परिवर्तन आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो ये होता है कि अनुकरण की अपूर्णता, ये भी एक कारण है इसमें से। अगर आप लिख रहे हैं तो लिखते जाइएगा। मैंने आपसे कहा था कि आभ्यंतर और बाह्य दो प्रकार के कारण हैं। इसमें हम आभ्यंतर कारणों की चर्चा कर रहे हैं। इसमें हमने मुख सुख की कुछ बात की, प्रयत्न लाघव की कुछ बात की, अनुकरण की अपूर्णता की बात की है। इसके बाद अशिक्षा और अज्ञान भी एक कारण बनता है। अशिक्षा क्या होता है कि ये आभ्यंतर कारण जो हैं उसी में का एक भाग है। तो देखिए कई बार क्या होता है कि अशिक्षा के कारण हम बड़े ज़्यादा फैशनेबल बनने की कोशिश करते हैं।
तो बॉम्ब होता है तो हम उसको बम कहते हैं, बम हैं। रिपोर्ट का हो गया रपट, उन्होंने कहा रपट लिखवानी, रिपोर्ट नहीं बोल सकते तो उन्होंने क्या कहा, क्या करना है, रपट लिखवानी है। तो रिपोर्ट का रपट होना, ये सब अशिक्षा और अज्ञान के ये प्रमाण हैं। इस प्रकार के भी कुछ वो होते हैं। इसके अलावा भावातिरेक भी एक कारण बनता है। कई बार भावातिरेक के कारण आपको जैसे बोलना वैसे नहीं बोल पाते हैं, तो उससे भी परिवर्तन आते हैं। जैसे बेटी को बिटिया कहना, बेटे को बिटवा कहना, इस प्रकार के जो उच्चारण हैं ये भावातिरेक के कारण हैं। हमारे यहाँ गुजरात में नाम होगा तो उसको बड़ा अच्छे ढंग से बिगाड़ के, अगर जयेश है तो उन्होंने कहा अरे जयला, तो जयेश का जयला हो जाएगा। अब ये क्या है, ये आपका अधिक प्रेम या वो उस प्रकार का। राजू है तो उसको राजला कहने लग जाएंगे, हैं? तो इस प्रकार का हमारा राजिया है, हाँ राजू उपस्थित हैं इसलिए राजू बता सकते हैं। हम हरि थे तो हमको लोग राम हो तो राम लो थी जाए। मैं हरि था तो मुझे बचपन में सभी जो हमारे गुरुजी थे वो हरिया कह के बुलाते थे, हरिया हरिया, तो हरि नाम से हरिया हो गया। ये सारे भावातिरेक की वजह से होते हैं परिवर्तन, ठीक है ना। इसके बाद आत्मदर्शन, कुछ लोगों की ऐसी प्रवृत्ति होती, बड़ा बताने की इच्छा होती कि अरे मैं तो बड़ा समझदार हूं, मैं इंग्लिश शब्दों का अधिक से अधिक प्रयोग कर सकता हूं, मैं दूसरे शब्दों का अधिक से अधिक प्रयोग कर सकता हूं। और जब इस प्रकार की वो कोशिश करता है तो कई बार स्टाइल से बोलने की कोशिश करता है, ये भी इसका एक पार्ट है। तो इसमें वो कृत्रिमता ज्यादा लाता है। शाप का श्राप हो गया है, आपको पता है शाप का क्या हो गया, श्राप। मुझे नहीं मालूम, आप में से भी सबको ये मालूम है या नहीं कि शुद्ध वर्ण क्या है, श्राप, श्राप नहीं। लेकिन लोग श्राप 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 ही, पूरा रामायण सीरियल देख लो तो श्राप ही दिए जाते हैं, वहां श्राप नहीं कोई बोलता है, वो एक प्रचलित हो गया। इसी प्रकार से हम कई बार अगर और शब्द देखें तो क्या बोलते हैं, डांस को लोग डांस बोला करते थे। हमारे गुजरात में एक गाइड को ग्राइड बोलने का प्रचलन है। गाइड को क्या बोलते हैं, ग्राइड। साहब ग्राइड कई ले आवी है, कौन सी ग्राइड ले आए, तो गाइड को ग्राइड बोलने लग जाते हैं लोग। तो ये जो प्रयत्न होते हैं ये अदाओं की वजह से या उनकी वजह से आते हैं। कुछ भौगोलिक कारण जो है वो बाह्य कारणों में आएंगे, उनकी चर्चा हम अब शुरू कर रहे हैं। तो आभ्यंतर कारण हमने देखे, 5-6 कारण इसमें देखे हैं। बाह्य कारणों की अगर हम चर्चा करें तो भौगोलिक परिस्थितियां इसमें सबसे बड़ा कारण होती हैं। देखिए जहां मौसम ठंडा होगा वहां पे आप यह मान लीजिए कि संवृत्ति प्रकार के उच्चारण ज्यादा किए जाएंगे, और जहां ग्रीष्म प्रधान होगा वहां विवृत्ति प्रकार के उच्चारण ज्यादा किए जाएंगे। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो अगर आप किसी ऐसे प्रदेश में हैं या ऐसे प्रदेश वाला कोई आपके पास बैठा है, तो जैसे अगर कोई नेपाल का है तो वो साहब जी, तो साहब जी नहीं होता, साहब जी हो जाता है। तो ये साहब जी कैसे हो गया, साहब जी का साहब जी हो गया है। तो इस प्रकार के जो उच्चारण होते हैं ये कुछ भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से भी होते हैं। चलिए तो हम ध्वनि परिवर्तन में बाह्य कारणों को देख रहे हैं। इसमें सबसे पहली बात हमने की भौगोलिक परिस्थितियों की, और इसमें हमने कहा कि मौसम की एक बड़ी असर होती है। जो शीत प्रधान प्रदेश होते हैं वहां के लोग समृद्धि की ओर उनकी प्रवृत्ति होती है और उस प्रकार के उच्चारण होते हैं। ऐसे जो ग्रीष्म प्रधान देश होते हैं वहां विवृत्ति प्रधान उनका उच्चारण होता है। कहीं बहुत व्यापारी आ रहे हैं, कोई तीर्थ स्थान हो, तो ऐसी जगह की भौगोलिक परिस्थिति जो है ना, उनको उनकी भाषा में बहुत परिवर्तन आते हैं, उनकी ध्वनि में बहुत परिवर्तन आते हैं। क्योंकि जितनी जगह के लोग आएंगे उतने लोगों के वो संपर्क में आएंगे, और जितने लोगों के संपर्क में आएंगे उतना ज्यादा उनकी ध्वनियों में परिवर्तन आएगा। तो शीतता, उष्णता, उर्वरता, अनुर्वरता, ये सब भौगोलिक परिस्थितियां हैं। कुछ ऐतिहासिक परिस्थितियां भी होती हैं, या काल का प्रभाव, जिसको हमने ऊपर कहा था भौगोलिक और कालिक, ऐसा हमने उल्लेख किया था। तो ऐतिहासिक परिस्थितियां क्या हैं कि द्रविड़ों के संपर्क में जब हम आए तो हमने मूर्धन्य वर्णों का अधिक उपयोग किया। इसी प्रकार से मुगलों के संपर्क में हम आए, ये इतिहास का भाग है। तो हमारी हिंदी में जिसको नुक्ता लगता है ना, जिसके नीचे किताब, तो उसमें जो का के नीचे बिंदी रखी जाती है ना, तो क ख ग ज, ये जो है ना,
मतलब मैं तो उस तरीके से संस्कृत वाला होकर उच्चारण भी नहीं कर पाता हूं, तो हम कहते हैं ना कागज, कागज नहीं बोलते हैं, कागज बोलना चाहिए। तो ये जो नीचे नुक्ता लगता है ना, ये नुक्ता वाले, ये कहाँ से आई ध्वनियाँ? तो ये सब मुगलों के संपर्क से हमको मिली हैं। इसी प्रकार से द्रविड़ संपर्क से हमारे मूर्धन्य अधिक वर्ण हमें प्राप्त हुए हैं। अंग्रेजों के आने के कारण भी हिंदी में बहुत बड़े परिवर्तन हुए हैं। शुक्ल के शुक्ला हो गए, गुप्त के गुप्ता हो गए, मिस्र के मिश्रा हो गए। अच्छा था कि तिवारी का कुछ नहीं हुआ, तिवारी बना रहा। तो ये क्या है कि ये इंग्लिश की देन है। अच्छा चलिए, तिवारी, हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है, लेकिन अंग्रेजों की वजह से नहीं हुआ, वो भौगोलिक स्थिति की वजह से, ठीक है ना, वो भौगोलिक परिवर्तन की वजह से है। तो इस प्रकार से आजकल तो आप समझ सकते हैं कि इंग्लिश का कितना प्रभाव है। ये जब मैं पढ़ता था तब तो कम था, लेकिन आज तो एक हिंदी और इंग्लिश का मिश्र वर्जन, उसको क्या बोला जाता है? हिंग्लिश बोला जाता है। एक भाषा हिंदी इंग्लिश मिक्स होती है, उसको हिंग्लिश शब्द दिया गया है, एक भाषा ही हो गई है इंग्लिश। ऐसे गुजराती और इंग्लिश मिक्स होती है तो हमारे उसको गुजलिश बोला जाता है। यानी उसमें आपको कोई बंधन ही नहीं है कि आपको हिंदी के शब्दों का प्रयोग करना है। मैं भी जो अपने वीडियो में बोलता हूँ, मैं शुद्ध हिंदी बोलने की कोशिश नहीं करता हूँ। मेरा बिल्कुल ये प्रयास नहीं रहता है कि मैं शुद्ध हिंदी बोलूँ। चाहे मैं महाभारत की वीडियो बना रहा हूँ, चाहे रामायण के। एक दो बार लोगों ने कमेंट भी की कि आपको इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, आपको उनसे बचना चाहिए, लेकिन वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मेरा बिल्कुल ये मानना है कि भाषा आने वाली जनरेशन को, क्योंकि आज के बाद जो परिवर्तन आएगा ना, हिंदी की जगह इंग्लिश ही ज्यादा प्रयुक्त होगी। तो उन लोगों को भी अगर हमारी भाषा समझ में ही नहीं आए, जैसे आपको याद हो तो फिल्म आई थी चुपके चुपके, धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन वाली एक फिल्म थी, अगर कभी आपने देखी हो, है तो अब ट्रेन को लौह पथगामिनी कहा जाए, संस्कृत वर्ड है, या उसके स्टेशन को, रेलवे स्टेशन को हम कहें लौह पथगामिनी विराम स्थल, तो भैया फिर बड़ा लंबा हो जाता है। तो हास्यास्पद बन जाएं, ऐसे प्रयत्न से बचने के लिए भाषा विज्ञान ये कहता है कि आप इस विकास को स्वीकार कीजिए और इसके साथ चलते रहिए। तो कुछ सादृश्य प्रकार के भी कारण होते हैं। सादृश्य से आने वाले परिवर्तन कैसे होते हैं? जैसे कि हम कहें तो एकदश शब्द है, लेकिन द्वादश की वजह से हम एकादश बोलने लग गए। 11 को क्या बोलना चाहिए? एकदश बोलना चाहिए, एकादश बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन द्वादश के साथ हम उसको एकादश बोलने लग गए। स्वर्ग के साथ नरक को हमने नरक बना दिया है। नरक की जगह पे हम स्वर्ग की तरह से नरक को क्या बोलते हैं? नरक बोलते हैं। तो इस प्रकार के जो परिवर्तन है, ये सादृश्य की वजह से आए हुए परिवर्तन है। तो ये ध्वनि परिवर्तन के कुछ जो कारण हैं उनकी चर्चा हमने की, जिसमें भौगोलिक, ऐतिहासिक। अब इसकी दिशाओं की बात करेंगे, यहां से हम चर्चा करेंगे ध्वनि। देखिए, ये बड़ा संक्षेप में बता रहा हूं। अगर आप भाषा विज्ञान भोलानाथ व्यास की या भोलानाथ तिवारी जी की निकाल लेंगे ना, तो उसमें बहुत कुछ दिया होगा। जितनी चर्चाएं मैंने की हैं, इतने तो उन्होंने मतलब टॉपिक दिए होंगे। ये सब तो उन्होंने टॉपिक दे रखे होंगे, फिर इसके अंदर वो चर्चा करने बैठेंगे। तो बड़ा संक्षेप में आपको बता रहा हूं, नहीं तो फिर आपको मालूम है कि ग्रंथ कितना बड़ा है और समय कितना जाएगा। तो ध्वनि परिवर्तन की दिशाओं की अगर हम बात करें, हाँ, आपके एग्जाम के लिए जितना आवश्यक है वो सब कुछ इसमें आ जाएगा। तो ध्वनि परिवर्तन की दिशाओं की अगर हम बात करें तो काशिकाकार लिखते हैं, वर्णागमो वर्ण विपर्ययस्य द्वौचा परो वर्ण विकार नासो। ये तो काशिकाकार ने लिखा है। अगर हम यास के निरुक्त को देखें तो उन्होंने दूसरे अध्याय के प्रथम पाद में बहुत कुछ लिखा है। वहां पे अथाण्यत लोपो भवति गत्वा गतमितिम, अथाप उपधा लोपो भवति जगमतुर जगमुरिति, अथाप उपधा विकारो भवति राजा दंडीति, राजा का दंडी हो जाता है, अथापि वर्ण लोपो भवति। तो इस प्रकार से उन्होंने काफी विस्तृत चर्चा वहां पे की हुई है। हम उसमें पूरी चर्चा में नहीं जाते हैं। यानी हम अभी बता रहे हैं आपको कि ध्वनि परिवर्तन की दिशाओं की चर्चा सिर्फ भाषा विज्ञान में हुई है, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ निरुक्त में भी इसकी चर्चा है,
हमारे यहाँ काशिका वृत्ति में भी इसकी चर्चा है, महाभाष्य में भी इसकी चर्चा की गई है। लेकिन हमारे यहाँ जो चर्चाएं हुई हैं उसमें वर्णागम, वर्ण विपर्य, वर्ण विकार और वर्ण नाश, ऊपर हमने चर्चा की ना कि वर्णागमो वर्ण विपर्यस्य द्वौचा परो वर्ण विकार नाशो। तो वर्ण विकार, वर्ण नाश, वर्णागम और वर्ण विपर्य, ये 4 दिशाओं का ही उल्लेख हुआ था हमारे यहाँ। इससे ज्यादा गहन चर्चा इस संदर्भ में नहीं हुई, क्योंकि हम इसको विकास नहीं मानते थे, हम इसको क्या मानते थे, विकृति मानते थे, विकार मानते थे। और विकार की ज्यादा चर्चा करनी नहीं होती है, आप जितना उसको संक्षिप्त रखें उतना अच्छा है। देखिए, आप में से जो भी विद्यार्थी पीएचडी करना चाहते हैं या भविष्य में कोई भी ग्रंथ लिखें या पुस्तक लिखें, तो कुछ चीजों का ख्याल हमेशा रखना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अपने समस्त जीवन में दूध का धुला हुआ नहीं रह सकता है, चाहे वो राम हो, चाहे वो गांधी हो, कोई भी हो, क्योंकि सबका बचपना होता है, सबकी जवानियां होती हैं, सबके जीवन के अपने पहलू होते हैं। कोई अगर वीर योद्धा है तो उसके अंदर कोई ना कोई इस प्रकार का विकार हो सकता है, कोई अगर बहुत सक्षम व्यक्ति है तो उसमें इस प्रकार का कोई विकार हो सकता है। लेकिन हमारा इतिहास या संस्कृत साहित्य या हमारी परंपराएं ये कहती हैं कि दुष्यंत की जो बुराइयां हैं वो हमें नहीं दिखानी है, दुष्यंत की जो अच्छी चीजें वो हमको दिखानी है। राम ने अगर कोई भूलें की हैं तो वो हमारे लिए दर्शनीय नहीं है। अभी महात्मा गांधी तो बहुत नजदीक के, उनको लेकर के कुछ इस प्रकार की फिल्में बनाई गई हैं, उनके चरित्र का हनन हो, इस प्रकार की बहुत सारी बातें लोगों ने पुस्तकों में लिखी हैं। लेकिन ये नहीं करना चाहिए। अगर आप में से कोई इस प्रकार का विद्यार्थी, तो उसको भी इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि आप किसी भी महापुरुष, चाहे वो अम्बेडकर हो, चाहे वो महात्मा गांधी हो, या हमारे पूर्वज जिनकी आप पूजा करते हैं ऐसे कोई हो, उनके बारे में ऐसा कभी ना लिखें जिससे कि उनकी इमेज को धक्का लगे। आज आपने एक थीसिस लिखी, समझिए आप मेरी बात को, वो थीसिस आपने पढ़ी, आपने लिखी, आपके गाइड ने उसको पास भी कर दिया, चली गई। लेकिन 100-200 साल बाद अगर लाइब्रेरी में से कोई स्टूडेंट उस थीसिस उसके हाथ में आगे उसको लेकर के काम करता है, तो उसके लिए वो ऑथेंटिक चीज हो जाएगी कि भाई किसी विद्वान ने ये चीज, डॉक्टर की डिग्री इस पे मिली है, ये काम किया है। तो आज जिस चीज की कोई वैल्यू नहीं है, वो चीज 200 साल बाद रेयर बुक में आकर के और कहीं ना कहीं वो लोगों के मस्तिष्क पे उसकी असर छोड़ती है, उसको कोट किया जाता है, उसको लिखा जाता है, उसके नोंद की जाती है। तो आप समझिए कि ये हम जो पढ़ते हैं, जो कुछ लिखते हैं, हर समाज के उस व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जवाबदारी है। वो ये सोचता है कि हम ट्रूथ दिखा रहे हैं, हम नेकेड ट्रूथ करके लोग बाग इस चीज को प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको नहीं मालूम कि आप समाज के विनाश का कारण बनते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। चलिए, एक अध्यापक के तौर पे मेरी ये मान्यता है, इसलिए आपसे ये बात कहता हूं। आगे चलते हैं हम अपनी। अब भाषा विज्ञान ने ध्वनि परिवर्तन की जो दिशाएं कही, हम उनकी चर्चा करेंगे। हमने अपनी संस्कृत में जो दिशाएं हैं, 4 ही दिशाएं कही गई, उनकी बात की थी। यहाँ 14 जितनी दिशाओं का उल्लेख पाया जाता है, जिनमें वर्णागम है, वर्णलोप है, वर्ण विपर्य है, समीकरण है, विषमीकरण है, सघोषीकरण है, अघोषीकरण है, महाप्राणीकरण है, अल्प प्राणीकरण है, उष्मीकरण है, अनुनासिकीकरण है, संधि, भ्रामक व्युत्पत्ति और मात्रा भेद। ये 14 दिशाएं इन्होंने निर्धारित की हैं। अगर कोई लिख रहा हो तो मैं फिर से धीरे धीरे बोलता हूं। वर्णागम, वर्णलोप, वर्ण विपर्य, समीकरण, विषमीकरण, सघोषीकरण, अघोषीकरण, महाप्राणीकरण, अल्प प्राणीकरण, उष्मीकरण, अनुनासिकीकरण, संधि और भ्रामक व्युत्पत्तियां, अंतिम है मात्रा भेद। सबकी चर्चा विस्तार से करेंगे, लेकिन तो काफी समय चाहिए। थोड़ा संक्षेप में सबको देखते जाते हैं। वर्णागम क्या होता है? जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो स्वर का आगम होगा तो स्वरागम कहा जाएगा,
व्यंजन का आगम होगा तो व्यंजनागम कहा जाएगा। आगम का अर्थ भी आपको मालूम होगा कि बीच में, मतलब आना, आगम यानी आना। अब अगर वो शुरुआत में आता है तो एक प्रकार, मध्य में आता है तो दूसरा प्रकार, अंत में आता है तो तीसरा प्रकार। ये भी स्वर है तो स्वर आदि, स्वर मध्य, स्वरांत, आगम की बात हुई। ऐसे व्यंजन आदि, व्यंजन मध्य और व्यंजनांत, इस प्रकार से वर्णागम के जो हैं वो 6 प्रकार। इसके अलावा स्वर व्यंजन के अलावा आप अक्षर शब्द को भी ले सकते हैं, तो 3 प्रकार और बढ़ जाएंगे। आदि अक्षरागम, मध्य अक्षरागम और अंत्य अक्षरागम। तो 9 के उदाहरण देखने जाएंगे तो काफी समय चाहिए। चलिए फिर भी थोड़ा सा, क्योंकि ये वर्णागम तो हमारे शास्त्रों ने भी इसका स्वीकार किया, तो थोड़ी चर्चा करते हैं। तो जब हम स्वर आदि में आगम हो, इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। तो शब्द है स्कूल, हिंदी में हम क्या बोलते हैं? स्कूल बोलते हैं। शब्द है स्नान, कुछ लोग स्नान बोलते हैं, कुछ लोग स्नान बोलते हैं, स्नान। स्त्री है, स्त्री का स्त्री बोला जाता है। स्तुति है, स्तुति का स्तुति या अस्तुति बोला जाता है। तो ये जितने भी सात से शुरू होने वाले, और वो भी आधे सात से शुरू होने वाले अक्षर हैं, इन सब के आगे स्वरागम देखा जाता है। इस प्रकार से आप इस चीज को देख सकते हैं। मर्म शब्द था, शब्द है मर्म, और उसका क्या हो गया? मरम हो गया। शब्द था सुवर्ण, स्वर्ण, आधा सा था, और उसमें स्वरागम हो गया और स्वर्ण का सुवर्ण बन गया। तो स्वर्ण का सुवर्ण बनना, ये मध्य स्वरागम के उदाहरण मर्म और स्वर्ण की जगह मरम और सुवर्ण जो हम दिखा रहे हैं। धर्म का धर्म हो जाता है। स्टेशन के लिए एक शब्द का प्रयोग लोग बाग करते हैं, सटेशन, सटेशन बोलने लग गए हैं। कहीं इस प्रकार के, हर जगह पे नहीं, कुछ भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से होता है। तो स्टेशन का सटेशन बोला जाना, ये सब मध्य स्वरागम के उदाहरण हैं। अब अंत स्वरागम की बात करें तो सुध का सुधी हो जाना, दवा का दवाई हो जाना, स्वप्न का सपना हो जाना। तो सुध था, सुध बुध भूल गए, तो सुध का सुधि बिसराई है, तो सुधी जो हो गया, तो ई का अंत में आगम हुआ है। दवा का दवाई तो स्पष्ट दिखाई देता है कि बाद में ई लग गया है। स्वप्न का सपना हो गया, तो इसमें तो आगे भी आ गया और मध्य भी है और अंत भी है, तीनों प्रकार के हैं। देखिए सपना में तो क्या हुआ है कि आ पा भी पूरा हो गया, तो वहां मध्य स्वरागम भी है, और स्वप्न का ना है वो आकारांत हो गया तो सपना हुआ, और सा का आधा सा भी था, इसमें वा का लोप भी हुआ है, लेकिन 3 स्वरों का आगम हुआ 3 जगह पे, आदि मध्य अंत, तीनों का उदाहरण ये बन सकता है। तो इस प्रकार से ये स्वरों के उदाहरण देखिए कि आदि में स्वरागम, मध्य में स्वरागम और अंत में स्वरागम। चलिए थोड़ी सी बात करते हैं हम व्यंजन के आगम की, व्यंजनागम। तो इसमें आदि व्यंजनागम, ओष्ठ शब्द था, ओष्ठ से क्या हुआ? होंठ बन गया है। ओष्ठ से क्या बन गया? होठ बन गया। उल्लास शब्द था, हुलास हो गया, उल्लास का क्या हो गया? हुलास हो गया। ये आदि व्यंजनागम है। आदि में ओ था, ओ तो बना रहा, हा जुड़ा तो होठ हो गया ओष्ठ का। इसी प्रकार से उल्लास का हुलास हो गया। मध्य व्यंजनागम की अगर हम बात करें तो समुद्र का समुंदर, समुद्र था और समुंदर हो गया उसकी जगह पे। तक, जब तक तब तक, तक शब्द का प्रयोग जो होता है ना, तो कहने लगे तब तलक ऐसा करेंगे, तो तक की जगह तलक हो गया कि तब तलक, जब तलक हम नहीं आवे तब तलक हमारी राह देखियो। तो ये तलक जो है ना, ये ला बीच में मध्य व्यंजनागम है। अंत व्यंजनागम की बात करें तो भों, भों हो गया। रंग का रंगत हो गया है। तो इस प्रकार से अंत्य व्यंजनागम, ऐसे अक्षरों की भी बात कर सकते हैं। तो ये वर्णागम जो पहला प्रकार है उसको हमने देखा।
वर्ण लोप की थोड़ी सी चर्चा कर लें तो जितने प्रकार वर्णागम के हैं उतने ही वर्ण लोप के भी हो सकते हैं, क्योंकि वहां पे भी ये सारी प्रक्रियाएं उसी प्रकार से चलती रहेंगी। तो अनाज शब्द था तो आगे स्वर लगा करता था, उन्होंने कहा नाज ले आओ, तो नाज हो गया, अनाज की जगह पे नाज बोलने लग गए, आगे का आ गायब हो गया। आहाता बोलते हैं ना कि आहाते में ये सामान रखा, अब तो लोग हाथा कहने लग गए, हाथा तक हाथे में से ले आओ, तो आहाता का हाथा हो गया, आदि स्वर का लोप हो गया। ऐसे इंग्लिश एक वर्ड दिया है मध्य स्वर लोप के लिए, डू नॉट का डोंट हुआ, डू नॉट का क्या हुआ, डोंट हुआ। हम देखते हैं कि दूरवा का दूब हो जाता है, ये अंत्य स्वरलोप का उदाहरण दे रहे हैं, दूरवा, तो वा जो था वो दूब हो गया। आदि व्यंजनों का लोप उच्चारणों की सुविधा के कारण, आदि व्यंजन के लोप की बात जब कर रहे हैं तो ये इंग्लिश में बहुत पाया जाता है। आप देखेंगे स्पेलिंग है KNIFE, नाइफ, आगे के लिखा है पर के साइलेंट है। हम के से शुरू करते हैं लेकिन के बोलते नहीं हैं। नो, KNOW, नो है, के का उच्चारण नहीं होता, नो बोला जाता है। नॉलेज को भी आप जानते हैं इसी तरीके से। राइट, लिखने को है, स्पेलिंग W से शुरू होती है, राइट होना चाहिए हम हैं तो राइट बोला जाता है। आप जानते हैं साइकोलॉजी का स्पेलिंग P से शुरू होता है, पर साइकोलॉजी होना चाहिए लेकिन बोला जाता है साइकोलॉजी। ऐसे अगर हम हमारे शब्दों की बात करें तो स्थाली बोला जाता था, उसकी जगह थाली हो गया, आगे का सा गायब हो गया, स्थाली का क्या हुआ, थाली हो गया। श्मशान का क्या हुआ, मसान कहा जाने लग गया है? तो ये आदि जो व्यंजन है उनके लोप के उदाहरण हमने देखे। अब हम चर्चा करते हैं जिसमें घर द्वार का घर बार हो गया, तो ये जो मध्य व्यंजन है उसका लोप हुआ। घर द्वार, घर बार, दा गायब हो गया। सूची, सुई को बोला जाता था तो सूची का सुई हो गया, बीच का चा गायब हो गया, सूची का सुई हो गया। तो ये मध्य व्यंजन लोप के उदाहरण हैं। कोकिल का कोयल हो गया, कोयल हो गया, कोयल से फिर ईका या यण होकर के कोयल बोला जाने लग गया है। प्रिया, प्रिया, रा गायब हो गया और प्रिया से क्या हो गया, पिया हो गया है? तो प्रिया का पिया होना ये भी मध्य व्यंजन लोप, यानी मध्य व्यंजन का लोप करो तो प्रिया भी पिया हो जाता है, अच्छा लगने लग जाता है। निम्ब का नीम हो गया, अगर हम अंत्य व्यंजन लोप की बात करें तो निम्ब, बा गायब हो गया और नीम रह गया। उष्ट्र, रा गायब हो गया, ऊंट रह गया है? ऐसे यहां पे हम अक्षर लोप का भी उदाहरण देखते हैं। वहां हमने वर्णागम में नहीं देखा था, अक्षर के आगम का उदाहरण यहां वर्ण लोप में देखते हैं। त्रिशूल का शूल हो गया, त्रि गायब हो गया पूरा का पूरा, ये आदि अक्षर लोप का उदाहरण है। मध्य अक्षर लोप का उदाहरण देखें तो भांडागार की जगह भांडार शब्द का प्रयोग होने लग गया। पहले क्या था, भांडागार, अब क्या बोला जाता है, भांडार, तो गा पूरा का पूरा गायब हो गया बीच में से। अंत्य लोप की अगर बात करें तो माता का मां, माता की जगह मां बोला जाना, ये जो है अंत्य अक्षर लोप का उदाहरण है। तो अभी हमने खाली वर्णागम और वर्ण लोप के ही उदाहरण देखे हैं, इतने विस्तार से सबको नहीं देखेंगे लेकिन थोड़ा थोड़ा सबको देखते जाते हैं। वर्ण विपर्य, जब वर्ण जो है थोड़ा सा बदल जाया करता है, परस्पर स्थान बदल लेती हैं, तो इसको वर्ण विपर्य कहते हैं। कई बार लोग वाग मतलब को मतबल बोलते हैं, अरे हमार मतबल तो तुम जनबे नहीं करते हो हैं, तो उसमें मतलब नहीं मतबल बोलते हैं कई बार लोग वाग।
ससुर का सुसर हो गया है। अब आपको लगेगा इसमें तो स्वर का ही परिवर्तन हुआ है। नहीं भाई, बीच का सु जो वो आगे आ गया और आगे का सा बीच में चला गया, तो ससुर का सुसर हो जाना, रिक्शा का रिस्का हो जाना, जलेबी का जबेली हो जाना। लखनऊ को लोग वाग नखलऊ बहुत बोलते हैं, लखनऊ की जगह क्या हो गया, नखलऊ हो जाना। अमरूद का अरमूद बोला जाना। और एक बड़ा प्रसिद्ध शब्द है नालिकेर, इसको लोग वाग नारिकेल बोलते हैं, नालिकेर की जगह नारिकेल। डेस्क को डेक्स, डेस्क को डेक्स बोलना, ये बड़े ही स्वाभाविक सारे उच्चारण हैं। इसमें भी स्वर अक्षर या व्यंजन भेद से परवर्ती और पूर्ववर्ती, ये दो प्रकार के, परवर्ती और पूर्ववर्ती, ये भेद इसके किए जा सकते हैं। चलिए, ध्वनि परिवर्तन में विपर्य की जब हम बात कर रहे हैं तो कई बार शब्दांश विपर्य भी देखा जाता है, शब्दांश विपर्य। और जब आप जल्दी में बोलते हैं तो इनका प्रयोग होता है। उनने कहा ओखल और मूसल, ओखल और मूसल, और जल्दी में बोले उनका ओसल मुखल ले आना। दाल चावल का कई बार चाल दावल बोल जाते हैं कि चाल दावल खाना है, तो दाल चावल का चाल दावल हो जाना। ये जब हम कुछ शीघ्रता में बोलते हैं तो कई बार इस प्रकार के उच्चारण हुआ करते हैं, उसकी बात इन्होंने की है। तो ये हमने वर्ण विपर्य के कुछ उदाहरण देखे। समीकरण को समझें। दो ध्वनियों में से एक ध्वनि प्रभावशाली होने के कारण दूसरी को अपनी समान बना लेती है। तो क्या होता कि अग्नि का आगी हुआ और आगी से आग, ये पूरी यात्रा इसकी चली है। वलकल शब्द था, इसमें से वक्कल शब्द आया है, वलकल से वक्कल शब्द आया। तो इसमें जो ला था उसको का बना दिया गया है। तो जो शक्तिशाली वर्ण होता है ना, वो अपने आसपास के वर्णों के ऊपर असर करता है। ये समीकरण का अर्थ ये होता है। स्वर व्यंजन और पूर्वगामी और परवर्ती समीकरण के आधार पे इसके भी 2 गुणिया 2 यानी 4 प्रकार इसके भी हो जाएंगे। मतलब स्वर के आधार पे समीकरण, व्यंजन के आधार पे समीकरण, और पूर्वगामी और परगामी, इस प्रकार से इसके 4 प्रकार हो जाएंगे। विषमीकरण की बात करते हैं तो यहां पे कहते हैं कि ध्वनि अपना स्वरूप छोड़कर असमान बन जाती है। काक से काग का हो जाना, काक, दोनों एक जैसे थे, उच्चारण में भी कोई समस्या नहीं थी। का के बाद का उच्चारण करना हो, काक बोलना, तो क्या समस्या थी, कुछ नहीं थी। फिर भी काक का काग बना। अब इसके कारण बाद में देंगे, ये सघोषीकरण और अघोषीकरण की प्रक्रिया में ही आएगा है। तो काक का काग बना, कंकण का कंगन बना है। इस प्रकार के पूर्वगामी और परगामी के आधार पर इसके भी 4 प्रकार हो जाते हैं। पुरुष में से परुष बना, तो लांगल में से नांगल, ललाट में से नलाट, ऐसे भी शब्द पाए जाते हैं। अब हम आते हैं सघोषीकरण में। तो ये तो हमारे यहाँ हल संधि में हम पढ़ते हैं। तो सकल का सगल, प्रकट का प्रगट, तो का गा होना, का वर्ण के, याद है आपको, कल ही हमने चर्चा की थी शायद, कि वर्ग के पहले और दूसरे अक्षर क्या होते हैं, अघोष होते हैं। वर्ग के पहले दूसरे अक्षर हमने कहा था, बोल के देखिए, क ख, और फिर बोलिए ग घ। तो वहां आपका जो स्वर यंत्र है उसकी झिल्लियां एक दूसरे के साथ टकराती हैं ग घ ना बोलने में, तो वो सघोष माने गए हैं। तो जहां का यानी पहले या दूसरे वर्ण को तीसरा या चौथा वर्ण होगा, वहां सघोषीकरण है। तो प्रकट का प्रगट होना, मकर का मगर होना, काक का काग होना, शाक का साग होना, शकुन का सगुन होना, ये सभी जो है ना, ये अघोष व्यंजन जो है वो सघोष बने हैं। तो ये सघोषीकरण कहा जाएगा।
इसी प्रकार से अघोषीकरण की प्रक्रिया भी चलती है। इसी प्रकार से हम अघोषीकरण जो है उसको भी देखेंगे। अघोषीकरण में क्या होगा कि वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें, तो पांचवा तो ज्यादातर परिवर्तित इस रूप में नहीं होता है, लेकिन जो तीसरे और चौथे अक्षर हैं वो पहले दूसरे अक्षर में उनका परिवर्तन होता है। जैसे एक शब्द है मदद, उसकी जगह क्या बोला जाने लग गया कि मदद कर दो। अदद का अदत बन गया है, तो दा का ता बनना यानी तीसरे का पहला बनना, ये अघोषीकरण की प्रक्रिया हुई। ऐसे महाप्राणीकरण की बात करते हैं तो वाष्प था, उसकी जगह पे वाष्प का भाप बनना, तो बा की जगह भा का उपयोग, गृह, गा का घा। आपको याद है महाप्राण कौन कौन से अक्षर होते हैं? हमने इसकी चर्चा की थी। तो वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थौ ये महाप्राण होते हैं। तो महाप्राणीकरण का अर्थ क्या है? और हमने बड़ा सरल बताया था आपको इंग्लिश के माध्यम से जानने के लिए कि जिनके पीछे एच लगे वो महाप्राण है। के अल्प प्राण हुआ, के एच खा तो महाप्राण हो गया। जी यानी ग अल्प प्राण है, जी एच घा यानी महाप्राण हो गया। तो यहां बाष्प का भाप होना, गृह का घर होना, ये महाप्राणीकरण है। अल्प प्राणीकरण को बताते हैं तो भगनी, भा का बहन होना, भगिनी की जगह पे बहन शब्द का प्रयोग हुआ। बहुत सारे वर्ण मिलेंगे, मैं एक ही आध उदाहरण लेके चल रहा हूं। तो ऐसे आप देख सकते हैं अल्प प्राणीकरण। उष्मीकरण, देखिए इसके कुछ कम उदाहरण मिलते हैं, लेकिन क्योंकि शलश्च ऊष्माणा, शल जो है वो ऊष्माण कहे गए हैं। कैंतुम वर्ग की जो भाषाएं हैं, हम आगे जब भाषाओं का वर्गीकरण और वो सब अगर पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे तो हम पढ़ाएंगे, तो उसमें ये चीज देखेंगे कि का को शा हो जाता है या कहीं सा होता है, तो ये शल की रूप में जिन वर्णों का प्रयोग होगा तो वो शलश्च ऊष्माणा। तो ये जो है ऊष्मीकरण कहेंगे इसको। अनुनासिकीकरण, ये तो बड़ा ही प्रसिद्ध है। सर्प को सांप बोला जाता है। श्वास की जगह सांस चलने लग गई, अश्रु की जगह आंसू बहने लग गए, तो ये अनुनासिकीकरण है। हमारे हिमेश रेशमिया तो पूरे ही अनुनासिक के हैं। झलक दिखला जा गाते हैं, झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, आपको याद होगा है? तो ये तो पूरा गीत ही अनुनासिकीकरण कर देते हैं। ये कई बार बड़ा फैशन भी है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी जब भाइयों और बहनों बोलते हैं ना तो अनुनासिक के बोलते हैं। श्रृंगार रस की अगर आप चर्चा करेंगे, आपने वैदर्भी शैली की चर्चा अगर की हो, तो वहां पे ये कहा गया है कि अनुनासिक के बोलना जो है वो थोड़ा स्नेह और प्रेम को व्यक्त करता है। ये इसका देखिए, भाषा विज्ञान इस कारण को नहीं पढ़ाता है, लेकिन ये कारण होता है अनुनासिकीकरण का। यहां तो सिर्फ बताया है, माता का जो मां हुआ ना, ये प्रेम बस हुआ है, इसमें प्रेम है कहीं ना कहीं। तो ये हिमेश रेशमिया की जो गायकी है या नरेंद्र मोदी जी का जो ये बोलना है भाइयों और बहनों, और इसमें जो अनुनासिक के प्रयोग होता है ना, ये कहीं अधिक प्रेम को दर्शाता है। ये एक प्रयास होता है। और जब व्यक्ति, जैसे हमने कहा था ना कि भावातिरेक की वजह से बेटा का बिटवा और बेटी का बिटिया वगैरह शब्द जो बने हैं, इसी प्रकार से अनुनासिक के में, प्रेम में अनुनासिक के प्रयोग, तो वहां पे ये बताया गया है। वैदर्भी शैली अगर आपने पढ़ी थी, मैंने पढ़ाया था आपको, अगर याद हो तो, वहां पे इस चीज का उल्लेख है कि अनुनासिक वर्णों का प्रयोग जो है वो आपकी शैली को वैदर्भी शैली में परिवर्तित करता है। तो ये भी एक प्रक्रिया है। संधि, इसकी चर्चा हमने पहले भी की थी कि रमा इसकी जगह रमेश बोलना सरल है।
हम गणानाम ईशा, गण और ईश बोलें इसकी जगह गणेश बोलें तो हमें सरल लगता है, गण ईश बोलें उसकी जगह गणेश बोलें तो सरल लगेगा। तो ये मुख सुख के कारण है जिसकी वजह से ये संधियां होती हैं। देखिए, संधियां मुख सुख है और समास प्रयत्न लाघव है। हमने जो प्रारंभ में बात की थी ना, तो उस समय ये बात हमने आपसे नहीं कही थी, लेकिन संधियां जो हैं ये मुख सुख की वजह से आई हैं, और समास जितने हैं ये प्रयत्न लाघव की वजह से आए हैं। इसीलिए संधि शब्दों के बीच में होती है और समास हमेशा पदों के बीच में होता है। शब्दों में समास नहीं होता है, समास पदों में होता है। तो वहां प्रयत्न लाघव है और यहां मुख सुख है। ये आपको भाषा विज्ञान के किसी सूत्र में नहीं मिलेगा, ये हमारे जैसे गुरुओं के पास से मिलेगा, जिनके अनुभव बताएंगे आपको। तो अच संधि, हल संधि, विसर्ग संधि, जितनी संधियां हैं इसमें जितने प्रकार के लोभ होते हैं, आगम होते हैं, जो भी विकार हैं, प्रकृति भाव हो, गुण हो, वृद्धि हो, इष्टुनाष्टु या स्तोषुनाश्चु, जलाम जस जस, ये जितने हैं, ये जितनी प्रकार की संधियां हैं ये सब इन्हीं चीजों को व्यक्त करती हैं। भ्रामक व्युत्पत्तियां, अज्ञानवश कई बार ऐसा होता है कि एक शब्द के आधार पर हम दूसरा शब्द बना लेते हैं, इसको कहते हैं भ्रामक व्युत्पत्ति। उर्दू का एक शब्द है इंतकाल, और इसकी जगह हमने एक शब्द बना लिया अंतकाल। इंतकाल का अर्थ होता है मरना, और हमने अंतकाल शब्द बना लिया उसके आधार पर। अंतकाल जैसा कोई शब्द बन ही नहीं सकता है, वो इंतकाल शब्द है। लाइब्रेरी की तरह रायबरेली शब्द बना है। अब कुछ इस प्रकार के भी जो प्रयोग किए जाते हैं ना, ये प्रयोग बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हमने एक की तर्ज पे बनाए हैं, जबकि उसके पीछे कोई धातु नहीं है, कोई प्रत्यय नहीं है, वो खाली हमने देखा देखी बना लिए। इंतकाल का अंतकाल, तो ये इसको क्या कहते हैं? भ्रामक व्युत्पत्ति। आपने अपने आप एक नए शब्द की रचना कर ली, या नए वर्ण की रचना कर ली, वर्ण तो नहीं कहेंगे, नए शब्द की रचना कर ली। किसके आधार पे? किसी अन्य शब्द के आधार पे। चलिए, अंतिम है मात्रा भेद। तो इसमें दीर्घीकरण और ह्रस्वीकरण, दो प्रकार की प्रक्रिया अधिकांश पाई जाती हैं, कि दीर्घ को ह्रस्व बना देना, ह्रस्व को दीर्घ बना देना। पुत्र का पूत हो गया है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। देखिए कितनी बड़ी बात है कि पुत्र अगर सुपुत्र है तो उसके लिए आप धन संपत्ति एकत्रित मत कीजिए, कोई अर्थ ही नहीं है। कितना भी आप एकत्रित करेंगे क्या फर्क पड़ेगा? अगर वो सुपुत्र है तो अपने लिए सब कुछ स्वयं खड़ा कर सकता है, और पुत्र अगर कुपुत्र है तो उसके लिए कुछ खड़ा करने का फायदा नहीं है, क्योंकि आप कुछ भी खड़ा कर देंगे वो और ज्यादा जुआ और सब खेलेगा, सब बेकार कर देगा। तो पुत्र अगर कुपुत्र है तो धन संचय करके परेशान होने की जरूरत नहीं है। लोग बाग क्षण का ख्याल नहीं और सालों की तैयारियां करते हैं। अंबुजा सीमेंट, स्ट्रेंथ, पावर, शक्ति, भैया किस लिए? आपका मकान लंबा चले। भैया हम चलेंगे नहीं चलेंगे इसकी तो गारंटी नहीं है। मकान लंबा चला के क्या करेंगे? पुत्र के लिए चाहिए, संतान के लिए चाहिए, संतान के लिए सब कुछ एकत्रित करना है। वो कहते हैं ना कि मोहाद भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा। ये जो संतान के प्रति का मोह है ना, ये व्यक्ति की बुद्धि खराब करता है और तरह तरह के कर्म इसके पास से करवाता है, गलत कर्म। चलिए हम दर्शन से वापस आ जाएं भाषा विज्ञान में। पुत्र का पूत हो जाता है, दीर्घीकरण हुआ, ये आषाढ़ है और इसका अषाढ़ हो गया। तो आषाढ़ का अषाढ़ होना ये ह्रस्वीकरण है। तो इस प्रकार से बहुत शब्द मिल जाएंगे आपको, मैं तो एक आध उदाहरण देता हूं आपको। तो ये हमने ध्वनि परिवर्तन की जो दिशाएं हैं निश्चित की गई, उनकी चर्चा की, कारणों की चर्चा की। मैं समझता हूं समय भी हो गया होगा, तो बिल्कुल राइट टाइम है। आज हम इसको यहीं पूर्ण करेंगे। धन्यवाद मित्रों। तो भाषा विज्ञान चल रहा है, अगर आपको इससे लाभ मिल रहा है
तो आनंद लीजिए। आज का विषय ध्वनि परिवर्तन की दिशाओं और कारणों के संदर्भ में था, और कल हम चर्चा करेंगे ध्वनि नियमों की, जिसमें ग्रीम और ग्रेसमेंस वर्नर्स वगैरह ने ध्वनि के संदर्भ में किन नियमों की बात की है उसकी चर्चा होगी। तालव्य नियम की भी बात होगी। तो देखते रहिए।